नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था 8 बजे से पहले ही क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि आज इस क्लास में अपन मेवाड़ वंश पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए बताओ, आवाज क्लियर आ रही है एकदम और देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे? तो शुरू करते हैं। कल बहुत सारी स्टोरी के मजे लिए आपने मेवाड़ के इतिहास के अंदर, और आज बहुत सारे युद्ध के मजे लोगे। आज युद्ध है, कल स्टोरियां ज्यादा थी, आज युद्ध ज्यादा है। लेकिन प्रश्न जो बनने वाली क्लास है ना, वो आज ज्यादा प्रश्न बनने वाली क्लास आज है कि आज प्रश्न आप लोगों को इसमें से बहुत सारे मिलेंगे। तो बताओ टाब्रो, सब कुछ रेडी, कुशल मंगल? आज वैसे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि गला खराब होने की संभावना है, तो मैं कि मेवाड़ आज पूरा कर ही था, ताकि आप लोगों के सिलेबस पे ही समय पे पूरा हो। मेरा पूरा प्रयास है कि सिलेबस आपके समय पे पूरा हो और पूरा होगा। इसमें कोई संदेह शंका जैसी बात नहीं है, क्योंकि अपन चल रहे हैं, स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। और अपने मैंने कहा था जैसे चतुश्रेणी हो जाएगा तो एक ही टारगेट रहेगा, ग्रेड 3। अभी देख लो, दूसरे कोई वीडियो ही नहीं दे पा रहे। हाँ, पुस्तकें सभी की दी जा रही है आपको। जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी गाइड उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, आज ही मार्केट में आ गई है, उनके लिए भी अपडेटेड गाइड। और सेकंड ग्रेड की जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सुन लो, आप लोगों के लगभग मानकर चलो आ जाएगी सप्ताह भर के अंदर, आप लोगों के भी डिटेल वॉल्यूम आ जाएंगे। ठीक है, डिटेल जो है आप लोगों के भी पुस्तक मार्केट में आ जाएगी सेकंड ग्रेड की, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ग्रेड की 3 वॉल्यूम दे चुका हूं और बाकी के भी इन्हीं सप्ताह भर में आ जाएंगे। बीएसटीसी वालों के लिए पुस्तक दी जा चुकी है, और चतुश्रेणी हाईकोर्ट वालों के लिए कल एक वीडियो आएगा, उसमें इंफॉर्मेशन दूंगा मैं। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन दूंगा। ग्रेड 3 वालों के सारी की सारी पुस्तकें उपलब्ध करवाई दी है। अब ग्रेड 3 वालों के मॉडल पेपर और वो आएंगे, तो लगभग सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखा गया है कि हर वैकेंसी के विद्यार्थी जो आस रखते हैं कि हाँ सर की पुस्तकें पढ़नी है, तो उनके लिए सभी के लिए उपलब्ध अब लगभग हो चुकी है, और जो चल रही है टेलीग्राम पे सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करें साथियों आज की इस क्लास को। ठीक था, करा शुरू। ओके, अब कल अपन ने जो है राणा सांगा को राजा बना दिया था राणा सांगा को राजा, है ना। और बहुत शानदार स्टोरी चली थी, और उसमें ध्यान रखना राणा सांगा का साथ दिया था करमचंद पंवार ने। तो करमचंद पंवार को रावत की तो उपाधि दी थी, राणा सांगा ने रावत की तो उपाधि दी थी। करमचंद पंवार का ध्यान रखना, करमचंद पंवार कहां का था, तो इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आप करमचंद पंवार ये कहा, श्रीनगर अजमेर, श्रीनगर अजमेर राणा सांगा को शरण दी थी। तो फिर ध्यान रखोगे कि राणा सांगा ने जैसे ही शासक बना, तो राणा सांगा ने जो है रावत की उपाधि दी। राणा सांगा ने रावत की तो उपाधि दी। और क्या ध्यान रखोगे, शाहपुरा, बनेड़ा, पर्वतसर आदि जागीरें दी। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी, पूछा भी गया है और पूछेंगे आगे भी। उपाधि से नहीं पूछा था, रावत की उपाधि बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उपाधि से प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन ये जागीरों से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब मैंने राणा सांगा पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को करमचंद पंवार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। इनकी पुत्री का विवाह फिर राणा सांगा से किया था। ठीक है, तो राणा सांगा का संघर्ष अपन ने उत्तराधिकारी संघर्ष देख चुके, है ना। और रायमल के जितने पुत्र थे उनको सभी का जो है अपन ने संघर्ष देख लिया था। अब राणा सांगा से रिलेटेड चीजें जो आप लोगों को डिटेल में जाननी है, अब जो युद्ध लड़े हैं राणा सांगा ने वो जान लेते हैं। फिर उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य जो शासक आएगा उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, फिर राज सिंह। ये मुख्य शासक है, बाकी सारे के सारे वैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो टाबरो, राणा सांगा का जो जन्म है वो 1482 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1482 में। मृत्यु एक बार दिनांक पूछ ली तो 30 जनवरी, मृत्यु में दिनांक भी याद रखो, 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1528 ईस्वी सन। ठीक है, क्योंकि एक बार डेट पूछी गई, एक बार डेट पूछी गई, 30 जनवरी की डेट पूछी गई। ठीक है, तो यहां पे
ये देखो टाबर, ये चुंबक वाली है जो है ऑफर दो ना, देखो इसके सुनने की इच्छा हो रही है। अच्छा क्या ऑफर दें बताओ ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज के अंदर? भाई 50 रुपया में थाने अगर 8 ही तक टेस्ट देने मिल रहा है, और कॉम्बो यदि कोई ले रहा है 7 से 8 हजार प्रश्नों का अभ्यास कर रहा है, 200 और 210 के समथिंग उसको जो है अभ्यास करने को मिल रहा है। अब देखना हो इस टावर की, देखो डिमांड देखो तुम, इसकी डिमांड देखो, ये रही अपने अध्यापक भर्ती की कॉम्बो टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्या रेट रखी है? 210। इसमें प्रश्न कितने हैं? कम से भी कम 7 से 8 हजार। कितने? 7 से 8 हजार प्रश्न है, वो भी अपडेटेड। ठीक है, व्याख्या अलग से। अब इसमें भी इसको ऑफर चाहिए, बताओ मतलब ये 210 रुपए जो आपसे लिए जा रहे हैं ना, इसमें यदि आप खुद अपना एप्लीकेशन बनवा कर देख लो और सर्वर चार्ज उठाकर देख लो कि कौन में इनमें कंकोड़ा ही कौन आवे। ठीक है, इनमें कंकोड़ा ही नहीं आवे। और इसमें भी यदि कोई ऑफर मांग रहा है, भाई साहब लूटा गया है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था द्वारा, जब जो है अब कुछ भी नहीं बचा, वो देख रहा है पैसे वहां खराब करके आ गया। अब यहाँ पे जो भाई साहब ये ऑलरेडी हम सदाबहार ऑफर देते हैं ना, तो हम होली दीपावली एनिवर्सरी जन्मदिन ऐसे कोई काम नहीं करते कि उस दिन ऑफर दिया जाए। ये कोई मार्केट तो है नहीं क्या भाई आप लोगों को जो है रिझाएंगे उस दिन, और ये सदाबहार ही है। इतनी ही हमने लागत मूल्य रखा है कि जिसमें किसी का मतलब दिल नहीं दुखे। और ये कि ये टेस्ट सीरीज मैं कह रहा हूं जितना मैंने आप लोगों के लिए ये उपलब्ध करवा दी ना, इस पे कम से भी कम भाई साहब जिस लेवल की अपनी जो प्लेटफॉर्म है संस्था है, कम से भी कम 1500 से 2000 चार्ज इसका किया जाए ना, तो भी कम है, तो भी कम है। क्योंकि सर्वर के खर्चे वगैरह उठाकर देखो, मैं फिर भी आप लोगों को जो है इस मूल्य में दे रहा हूं, फिर भी शर्म नहीं आती तुम्हें कहते हुए क्या गुरुजी इसमें ऑफर दो। अरे तुम्हारी तो है ना आदतें इन कोचिंग वालों ने बिगाड़ी है सब। जो तुम फ्री प्लेटफॉर्म पे इतनी बढ़िया स्टडी करा रहे हैं, वहां पे भी तुम्हारे जो है ये चीजें निकलती है। भाई तेरे हाथ जोड़ निवेदन है कि तू मत ज्वाइन कर, और जो बच्चा पढ़ रहा है बाने पढ़न दे, कोई जरूरी नहीं है। ये सेवा है और सेवा का लाभ सिर्फ उसे ही मिलेगा जो इसको समझेगा। कोई जरूरी नहीं अपने क्यों अभ्यास करना है, कोई जरूरी नहीं अपने पास में, कोई बात नहीं। हमें तो सर्वर का खर्चा निकालना पड़ता है, और इसमें गुंजाइश यदि होती तो मैं ऐसा इंसान हूं जो कहने का इंतजार नहीं करता कि आप लोग कॉपी पेस्ट करो और कहो फिर मैं करूं। मुझे लगता है मैं कर देता हूं। भाई साहब इस मामले में तो आप कहा ही मत करो। ठीक है, जीएसटी कम कर सकते हो क्या? काका जी ई कॉमर्स कंपनी पे किसी तरह का जीएसटी की छूट नहीं दी है। आप सरकार से छूट दिलवा दो, मैं जीएसटी हटा दूंगा। सरकार हटा देगी, मैं हटा दूं। जीएसटी आप मुझे नहीं देते हो, जीएसटी आप सरकार को देते हो। ठीक है, सरकार हटा देगी तो हम हटा देंगे बस। तो ये जीएसटी वाली बात तो मुझे तो कहनी नहीं चाहिए, आपको सरकार को कहना चाहिए। तो आज के बाद बेटा ऑफर जैसी बातें मत करना, ये ऑलरेडी ऑफर है। आप लोगों ने यहाँ पे उस पर देखा नहीं, ऑलरेडी उसकी जो प्राइस है वो काट कर लिखा गया है। ठीक है, होगी इलाज। तो कोई जरूरी नहीं है, इतना मतलब हाथ जोड़ रही हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे। यदि आपको लगता है कि ये सेवा है और इसमें वास्तव में मेवा मिल रहा है, तो आप फिर चूक नहीं मत। ठीक है, पिता इनके कौन थे? रायमल। पिता कौन थे? रायमल। ठीक है, माता रतन कंवर, माता रतन कंवर। ठीक है, और दीपावली के ऑफर के चक्कर में तो बिल्कुल ही इंतजार मत करना, फिर कह रहा हूं। न तो होली दीपावली एनिवर्सरी और शादी, ये अपने जन्मदिन और वीकेंड वगैरह अपन इंतजार करते ही नहीं। जिसने पहले ज्वाइन किया है उसको भी लास्ट तक जो है वही प्राइस मिलेगी, तो ऑफर वगैरह अपन नहीं देते हैं। इसके मोह माया में मत पड़ना। देखो राज्याभिषेक कब हुआ है? 1509 में हुआ है साथियों। राज्याभिषेक कब है? देखो राज्याभिषेक की डेट याद रखो, मृत्यु की डेट याद रखो, जन्म की नहीं पूछी जाती, जन्म की नहीं पूछी जाती। राज्याभिषेक की याद रखो और मृत्यु की याद रखो, ये दोनों पूछी जाती है। ठीक है ना? हाँ, समकालीन सल्तनत शासक। देखो सल्तनत का मतलब क्या है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मुगल जो मुगल वंश है वो अलग है और दिल्ली सल्तनत अलग है। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो वंश जिन्होंने शासन किया है वो कौन कौन रहे हैं? वो रहे हैं आपके गुलाब खिले तो सूंघ लू, और फिर महक से अलग आएगा, ये एक ट्रिक है। ठीक है, गुलाब खिले तो सूंघ लू। गुलाब यानी कि गुलाम वंश सबसे पहले, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह ये गुलाम वंश के, मोहम्मद गौरी के बाद में गुलाम वंश यहाँ पे, फिर तुगलक, गुलाब खिले यानी खिलजी, फिर खिलजी वंश, फिर तो यानी तुगलक वंश, और सूंघ लू महक। ऐसे मैंने एक ट्रिक बना रखी है। देखो आप लोगों को यदि
दिल्ली सल्तनत के वंश याद रखने हो, दिल्ली सल्तनत के वंश याद रखने हो तो देखो, गुलाब, खिले तो लू, महक, इसको अलग रखना। बाकी आप लोगों को जो है इन शॉर्ट बता देता हूं। देखो क्रम याद रखना है तो ये है गुलाम वंश, गुलाम वंश क्रम है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर ये है खिलजी वंश, ये है खिलजी वंश। फिर ये त से याद रखना अपने तुगलक वंश, तुगलक वंश। फिर ये यहां से याद रखो सैयद वंश, सैयद। और यहां से याद रखो लोदी। और फिर इब्राहिम लोदी को हरा के कौन आया था? मुगल, ठीक है। तो बाबर आया था, तो यहां से क्या याद रखोगे? मुगल। तो ये क्रम याद रहता। ये क्या है? सल्तनत काल जब पूछते ना आपको, तो ये छोड़ दो आप, मुगल छोड़ दो, बाकी सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं, यानी सुल्तानों का काल था, ठीक है, सुल्तानों का काल था। तो यहां पे क्या पूछा है? यहां पे आपको पूछेंगे कि समकालीन सल्तनत शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी, जिसने आगरे को बसाया, आगरा बसाया है, ठीक है। और समकालीन मुगल शासक तो फिर बाबर आया है। मुगल शासक कौन आया है? बाबर आया है। इसके अलावा गुजरात के, मालवा के, ये तो समकालीन शासक थे ही थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो है ना, हाँ, ये सिकंदर लोदी के साथ साथ आप इब्राहिम लोदी भी लिखो, इब्राहिम लोदी ये भी था, क्योंकि इब्राहिम लोदी से तो संघर्ष किया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है आप लोगों को याद रखने हैं अपने 3 युद्ध तो आप पहले याद रखोगे, और 2 युद्ध मुख्य है जो मुगल शासक बाबर से लड़े, उसके अलावा 3 युद्ध है। देखो सांगा ने अपने समकालीन दिल्ली शासक 1517 से 26 तक इब्राहिम लोदी था, इसके बाद में सिकंदर लोदी हुआ, ठीक है। यह साम्राज्यवादी नीति का शासक था। खातोली जो कोटा का युद्ध है, ये 1517 में इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच हुआ है, और सांगा इसमें विजयी हुआ है। युद्ध में सांगा का एक हाथ और एक पैर कटा था, और यह सांगा का रक्षात्मक युद्ध था, आक्रामक नहीं था। और इससे पहले जो है ना आप लोगों को ये 1519 करना है, और ये 1518 है, ठीक है। इससे पहले बाड़ी वाला यहां पे ले लेना आप। बाड़ी वाला जो धौलपुर का युद्ध है, ये इससे गागरोन वाले युद्ध से पहले हुआ था। ये भी देखो इब्राहिम लोदी अपने सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में और सांगा के मध्य हुआ है, सांगा इसमें भी विजय हुआ है। और एक गागरोन का युद्ध होता है झालावाड़ में, जो 1519 में चंदेरी के मैदिनी राय के कहने पर सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। और यह सांगा का पहला आक्रामक युद्ध था। इसमें सांगा ने महमूद के पुत्र आसफ खां की हत्या कर और सुल्तान को 3 महीने तक बंदी बनाया था। अब इसमें से ज्यादा चीज नहीं पूछते, डिटेल नहीं पूछते, मियां माखन और मियां हुसैन ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल नहीं पूछते। इन डिटेल पूछी नहीं तो थाने खाली खाली याद रखना है कब्जी, ठीक है। क्रम पूछ सकते हैं 17, 18, 19, ठीक है। कब्जी याद रखनी है, अपने को याद रह जाएगी। है देखो कब्जी यानी कि खातोली, वाडी और गागरोन, ये 3 याद रखने। फिर बयाना और खानवा आप लोगों को ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। बयाना और खानवा आप लोगों को ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो ये पहले 3 युद्ध याद रखने, उसके बाद में बयाना और खानवा को याद रखना है, ठीक है। चलिए देखो कॉपी पेस्ट वाले का उसका तो इलाज हो गया, पता चल गया कि हाँ क्या यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के कोई मतलब नहीं है, मतलब बात ही ऐसी करते हो आप। इस राजस्थान के अंदर अभी तक पूरी क्लासें यदि निशुल्क दी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीजीडी के प्लेटफॉर्म पे मिली है। राजस्थान में आप युद्ध काल में कई चैनल देखोगे जहां पे तरह तरह की क्लासें चलती है, लेकिन शांति काल में कोई चैनल क्लास नहीं चला रहा कंटिन्यू। उठाकर देख लो आप कोई भी चैनल, चाहे कितना ही बड़ा सूरमा हो, लेकिन कंटिन्यू क्लासेस नहीं चलाते। सीधा सीधा नुकसान होता है, रेवेन्यू का नुकसान है, कोर्स में बच्चे नहीं जुड़ते, ये नुकसान है। हमें किसी तरह का नुकसान ही नहीं, क्योंकि हम तो फ्री एजुकेशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर अभ्यास आप लोगों के लिए इसलिए करवाते हैं कि हमें पता है कि हमारी अभ्यास सीरीज में से 50 से 60% सवाल सीधे सीधे बनते हैं, और गरीब से गरीब बच्चा भी अभ्यास से वंचित नहीं रहे, क्योंकि आज की स्मार्ट स्टडी का सबसे अहम हिस्सा है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बिल्कुल सही है। और आप लोगों के लिए इतनी सुविधा कर ली, और उसके बाद भी मतलब आप ये बात करो कि आपको यदि हाथ पकड़ाया है और आप अंगुली पकड़े और आप पहुंचा पकड़ने की कोशिश करते हो, यानी कि ये सेवाएं जो है ना बेटा, समझना इस चीज को, कभी मेरी जगह पर रहकर
कि जो टेस्ट सीरीज आपको मतलब 210 रुपए में दे दी हमने इतने प्रश्नों की, मैं फिर भी आप लोगों के 5 मिनट बेशकीमती 5 मिनट ले रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना कि यदि हमने 210 रुपए की आपके पास में टेस्ट सीरीज ले ली, तो जब हम लॉन्च करते हैं तब से उसकी 1 साल वैलिडिटी रखते हैं। अगर कोई बच्चा बीच में ज्वाइन करता है तो बची हुई वैलिडिटी के लिए मिलती है, ठीक है। जब लॉन्च करते हैं उससे 1 साल उसकी वैलिडिटी रखते हैं, 1 साल तक उसको मेंटेन करना पड़ता है, और कोई चीजें अपडेट हो जाती है तो अपडेट करनी पड़ती है। और इतने बेहतरीन प्रश्न और बेहतरीन व्याख्या दी है कि आज तक उसका कोई सानी नहीं हुआ है वापस, ठीक है। इतना बेहतरीन आप लोगों को कंटेंट दिया जाता है। इसके अलावा हम बिना कहे आप लोगों के कि कोई एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई और वैलिडिटी जो फिक्स थी उसको बिना कहे, बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के आगे बढ़ा देते हैं, और उसके बाद भी आप ऐसी बात करते हो कि गुरुजी इसमें ऑफर दीजिए। आप तो चाहते हो कि रेट बढ़ाकर रखी जाए और उसके बाद में ऑफर दिया जाए, जबकि मेरी काम करने की शैली यह है कि ऑफर सदाबहार रह जाए। सदाबहार ऑफर है ये। 1000-1500 रुपए में दे सकते थे, हमने सभी बच्चों के लिए दे दी कि भैया करो, ठीक है। हाँ, तो बस, तो इसलिए जो है आप लोग इन चीजों को समझा करें, और कम से कम ऐसी डिमांड न किया करें जिसमें कि भी हमें ये कहने का अवसर दें आपके भाई हमें वापस जो है कहना पड़े। हाँ, एक टाबर है अमीषा यादव के, गुरुजी आपका प्रमोशन नहीं करते। तो बेटा करते हैं, आपने शायद एक एड नहीं देखी कि ये दाग अच्छे हैं, और जो दाग अच्छे हो उनका प्रमोशन किया भी जाना चाहिए। और मैं तो सिर्फ मैं एक अकेला प्रमोशन क्या कर रहा हूं, मेरे तो यहां से जुड़े हुए 9 लाख बच्चे प्रमोशन करते हैं, और हम तो छाती ठोक के प्रमोशन करते हैं क्या भैया ले आओ। फ्री एजुकेशन देने की किसी की ताकत है तो आइए और पूरा पूरा कोर्स फ्री कराइए, उसके बाद में जचे जितना प्रमोशन करो, ताकत हो तो। लेकिन उसके लिए जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, और उस तरह का एफर्ट करने का साहस चाहिए कि बिना कोर्स को बेचे यहां पे जिगरा चाहिए शांति काल में पूरे पूरे कोर्स करवाने का। तो छाती ठोकर करा प्रमोशन कि हाँ आज चीज प्रमोशन है भैया, है इसमें कोई दो राय नहीं, करते हैं भैया, और मतलब शान से करते हैं, और बच्चों को अच्छा लगता है हमारे यहां से, ठीक है। तो विरोधियों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनका ऐसे पेट दुखे क्या मतलब भाई, रात को नींद आराम हो, पेट दुखे क्या मतलब, ऐसी फालतू परेशान हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस इसके बारे में बात नहीं की जाएगी, जितने जीजीडियंस है वो सब समझ जाते हैं इन चीजों को। चलिए, राणा सांगा की प्रमुख उपाधियां आप लोगों को पूछी जाएगी। राणा सांगा की प्रमुख उपाधियां आप लोगों को पूछी जाएगी। हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट। कहते हैं कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, इनके शरीर पर 80 घाव थे, ठीक है। देखो, राणा सांगा के समकालीन मुगल शासक आपको बता ही दिया। राणा सांगा द्वारा मुगलों के साथ लड़े गए युद्ध, देखो मुगलों के साथ लड़े गए युद्ध में अपने बयाना और खानवा याद रखना है। मुगलों के साथ में बयाना और खानवा याद रखना है। और इससे पहले जो 2 बताए थे वो 2 इब्राहिम लोदी से था और एक आप लोगों ने पढ़ लिया मालवा से, ठीक है। चलिए, बयाना का युद्ध देखो, इनको याद करने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूं। ABCD तो याद है आप लोगों को, तो ABCD में क्या आता है? पहले बी आता है और के बाद में आता है। तो पहले बयाना का हुआ, बाद में खानवा का हुआ है, ठीक है। दोनों के दोनों आप लोगों के कहां पढ़ते हैं? भरतपुर के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो, इनको याद करने का कोई मतलब लोड नहीं लेना है। देखो 16 याद रखना है, और पहले कौन सा आया? बयाना, तो 16 आ जाएगा। अब खानवा याद रखना है तो इस 16 में 1 बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा? 17। फिर क्या याद रखना है? फरवरी, ठीक है, फरवरी है, इसमें फिर वापस 1 बढ़ा देता है, तो फरवरी से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। सन वो का वो रखना है, 1527 रहेगा और 1527 ही रहेगा। बस हाथों हाथ ही चीजें याद है, सीधी सीधी याद करके चलो चीजें, तो ज्यादा आप लोगों के समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, खानवा युद्ध के कारण क्या रहे? इब्राहिम लोदी थे ना, इब्राहिम लोदी था, उसके काका थे दौलत खां और आलम खां। दौलत का आलम ये था कि उनको जो है सक्सेस हजम नहीं हुई किसी की, कि भाई यहाँ पे जो है सांगा भाई और पनप जाएगा। ये इब्राहिम लोदी भी शासन कर रहा था, तो उनको जो है हजम नहीं हुई ये चीजें, तो उन्होंने जो है बाबर को बुला दिया, इनविटेशन दिया बाबर को कि आप आइए, इनको हराइए, शासन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ये वगैरह। तो दौलत खां लोदी पे और आलम खां लोदी पे ये मतलब आरोप लगे कि इन्होंने बुलाया है।
और फिर 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है और मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर लेता है। ठीक है, मुगल डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। फिर यहां पे सबसे तगड़ा टक्कर देने वाला कौन था? टक्कर देने वाला शासक था सांगा। तो सांगा से फिर 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, और एक दूसरे पे आरोप लगाए, कोई कहता है कि भाई बाबर कहता है कि सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया पानीपत के युद्ध में, सांगा कहता है कि भाई बाबर जो है बाबर ने हमारा जो है पक्ष नहीं लिया, और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों मजबूत शासक थे, अपना शासन बढ़ाना चाहते थे। तो बाबर और सांगा का महत्वाकांक्षी होना, बाबर का राणा सांगा पर पानीपत के युद्ध में सहायता न करने का आरोप लगाना, और मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य का दिल्ली की सीमा के पास में होना, यह भी दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के लिए खतरा था। और मेवाड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व, यानी कि मेवाड़ जो सुरक्षित स्थान था, और व्यापारिक महत्व यानी कि यहां से गुजरात जाने के जो समुद्री रास्ता है वहां तक जाने के मतलब रास्ता यहीं से जाता था, मेवाड़ होके जाता था। तो ये अब सांगा ने बाबर को बुलाया ही नहीं। अब बाबर कहता है कि सांगा ने मुझे बुलाया और फिर बाद में अपने मदद नहीं की। तो ये चीजें हुई है। चलिए कारण देख लिए, अब आते हैं अपन खानवा के युद्ध में पाती पेरवन के तहत होने वाले सभी शासक शामिल। इससे पहले देखो मैं आप लोगों को बयाना और खानवा की थोड़ी स्टोरी बता देता हूं। देखो एक तो क्या याद रखना है अपने को, बयाना का युद्ध, एक तो बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। इसमें बयाना के युद्ध के अंदर जो बाबर के सेना का नेतृत्व किया वो मेहंदी ख्वाजा ने किया है। ये आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ठीक है, अब देखो खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ। बयाना के युद्ध में जो है बाबर की सेना लड़ी है और सांगा की सेना लड़ी है, और राजपूतों ने इतना खतरनाक प्रहार किया है कि सांगा की सेना को हरा दिया, अपने बाबर की सेना को हरा दिया। सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हरा दिया। अब बाबर के हारे हुए सैनिक जो है वापस बाबर के पास जाते हैं। उस दरमियान जो है एक मोहम्मद शरीफ नाम का ज्योतिष होता है, मोहम्मद शरीफ नाम का एक ज्योतिष होता है जो ये घोषणा करता है कि भाई बाबर उत्तर का तारा अस्त है, यहां पे लड़ने पर बाबर की जो है हार होगी। ठीक है, कि ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि बाबर की इसमें हार होगी। और जितने में ये भविष्यवाणी की है, जितने में यहां से जो बयाना के युद्ध में हारे हुए सैनिक थे बाबर के, वो भी जाकर पहुंच जाते हैं जहां खानवा के युद्ध से पहले उनके खेमे में। और वो जो बच्चे कुछ सैनिक पहुंचते हैं वो कहते हैं भाई साहब सोचना भी मत कि अगला युद्ध अपने को करना है। कि क्यों, क्या भाई साहब गाजर मूली जो काटे हैं बेद के नहीं देखे, मतलब भाई युद्ध करने के भी कोई तौर तरीके नियम होते हैं भाई साहब, खतरनाक ही तरीके से मारते हैं। ठीक है, बहुत तबीयत से अपने को संभलने का मौका तक नहीं देते। अपन भी हथियार लेके गए, कम से कम चलाने का अवसर दे, वो कोई अवसर नहीं देते, बहुत खतरनाक मारते। तो इतना भय फैल गया बाबर की सेना के अंदर, सैनिक सारे के सारे मना कर दिए, सैनिक सारा ही लट गया। बाबर भाई साहब मैं तो युद्ध कौन लड़ा। और जितने में ये मोहम्मद शरीफ ने घोषणा और कर दी कि भाई साहब ये है, ये तो हारेगा, तो क्या हम तो युद्ध लड़ने वाले नहीं है, बाबर तेरे लड़ना हो तो लड़, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। तो फिर बाद में जो है बाबर कहता है कि मैं जो है आप लोगों को चांदी के सिक्के देता हूं। ठीक है, एक सिक्का चलाया था इसने शाहरुखी नाम से, उसी समय दिया था। तो क्या हम क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं बचेगी, तो इस सिक्कों का क्या करेंगे। तो क्या मैं, आप मेरी शराब पीने से बहुत परेशान रहते हो, मैं आज शराब के प्याले तोड़ता हूं, मैं शराब ही नहीं पीऊंगा, आज से हाथ ही नहीं लगाऊंगा शराब को। और अपने जो है शराब के प्याले वगैरह वो तोड़ता है। ठीक है, पद में क्या सैनिक भाई साहब भले शराब छोड़ के, अमल छोड़ के, बीड़ी छोड़, गुटखा छोड़, के भी छोड़, हमारे क्या फर्क पड़ना है जब हम बचेंगे ही नहीं। तो कौन देखेगा कि तूने शराब पी के नहीं पी, तूने शराब छोड़ी कि नहीं छोड़ी, शराब छोड़ने के बाद हमें परेशान कर रहा है कि नहीं करना है। जब हम यहाँ से रुखसती हो जाएंगे तो कौन देखने वाला पीछे, हम लड़ने वाले नहीं है बाबर भाई साहब, हम लड़ने वाले नहीं। अब बाबर के पास में सिर्फ एक ही तुर्क का इक्का बचा था कि अब कैसे लड़ेंगे ये। तो इस्लाम मानने वाले जितने मतलब सैनिक और वो थे, यदि उनको इस्लाम धर्म की दुहाई दी जाए और मतलब ये कहा जाए कि ये अब तुम्हारे लिए जिहाद है, धर्म युद्ध है, कुरान शरीफ की जो है कसम खानी है तुम्हें, और मैं धर्म युद्ध करने जा रहा हूं, और जो
इसे जिहाद मानता है, मैं इसे जिहाद की घोषणा करता हूं, है ना, और कि मैं जा रहा हूं, अब जो लड़ना चाहता है वो मेरे साथ आएगा। तो जब जिहाद की ही घोषणा कर दी तो फिर जो इनके सैनिक थे उनमें फिर से जोश भर गया और ये लड़ने के लिए तैयार हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है खानवा के युद्ध से पहले। अब देखो बयाना के युद्ध के बाद क्या हुआ कि राजपूत सेना हमेशा जब भी कोई युद्ध जीतती है ना तो ऐसा आराम में और यूं बढ़िया थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाया करेगा, हाँ हमारी तो सब तैयारी है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, भुसावर के रास्ते होते हुए, मतलब इनकी सेना आ गई, बाबर की सेना खानवा के युद्ध में आ गई, पता है कि अब यहाँ पे युद्ध होगा, रूपवास तहसील के अंदर पड़ता है भरतपुर में, और राणा सांगा की जो सेना है वो भुसावर के रास्ते घूमती फिरती, ऐसे थोड़ा लंबा रास्ता था, आराम से आ रहे हैं। तो इस दरमियान क्या किया है, जो बाबर की सेना ऑलरेडी खानवा के युद्ध में पहुंच चुकी थी। ठीक है, बाबर की सेना जो है ऑलरेडी खानवा के युद्ध में पहुंच चुकी थी, उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छी तरीके से सेना को सजा दिया, बहुत अच्छी तरीके से, और तोप खाने वगैरह जितने तोपे वगैरह थी उनको जंजीरों से बांध दिया। इसने फिर क्या परिवर्तन किया, जंजीरों से बांधा, क्योंकि पहले चमड़े से बांधते थे, चमड़े की रस्सी से, तो उससे क्या होता, जैसे एक गोला दागा तो तोपे हिल जाती थी, पीछे जाती थी, फिर वापस रिपोजिशन करना वगैरह टाइम लगता था। इन्होंने इस बार जंजीरों से बांध दिया ताकि तुरंत जो है हमला जारी रहे। तो ये एक कर लिया। एक इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सैन्य विन्यास पूरा का पूरा जो है मैदान के अंदर पूरी तरीके से सेना को बिछा दी, ये इनको समय मिल गया, बाबर की सेना को ये समय मिल जाता है। और सांगा की सेना जो है बहुत बड़ी सेना थी सांगा की। सांगा ने क्या है, पाती पेरवन के तहत सभी जो है राजाओं को बुला लिया था राजस्थान के, अभी बताऊंगा किन किन को बुलाया, तो सभी जो है राजाओं को बुला दिया, बहुत बड़ी सेना थी, और बहुत बड़ी सेना थी, और जैसे ही आए हैं और पता चला है कि सुबह 9:30 बजे तो युद्ध करना है। ठीक है, और इनको सेना को जमाने का और पोजीशन लेने का समय मिला ही नहीं है कि राजपूत सारा क्या हम जहां है वैसे ही मारेंगे। और इनका तोपखाना बाबर का बहुत मजबूत, बंदूकची मजबूत, और तुलगमा पद्धति ऊपर से। तुलगमा पद्धति में क्या होता है, कुछ सेना जैसे कि यहाँ फ्रंट में लड़ रही है, ठीक है, कुछ सेना यहाँ पीछे रिजर्व रहेगी, कुछ सेना ऐसे साइड से यहां से हमला करेगी, और कुछ सेना ऐसे साइड से यहां से हमला करेगी। अब राजपूत सेना जो है जैसे कि यहाँ पे खड़ी है, राजपूत सेना इस तरफ आगे बढ़ेगी, है ना, तो ये क्या करेंगे कि पहला खेमा तो इनसे लड़ेगा। अब ये जो है जैसे ये पूरे एक साथ ही लड़ रही है, तो इनमें से क्या है, कुछ यहां से हमला करेंगे, कुछ यहां से करेंगे, और फिर जो है ये जैसे कि ये थक जाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश आकर इनको जो है हमला करते हैं। ये तुलुकमा पद्धति है, ये तुलुकमा पद्धति है, रिजर्व सेना रखी जाती थी पीछे। ठीक है, तो ये इसकी बहुत खतरनाक जो है टेक्निक यहाँ पे ये काम में इन्होंने ली है, जिसकी वजह से देखो इसका तोपखाना, इसके बंदूकची और इसकी तुलुकमा पद्धति, यही इस युद्ध में इसको विजय दिलाती है। बाकी सेना में संख्या तो अपने सांगा के पास में ज्यादा थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपने बयाना और खानवा में याद रखना है। अब देखो पाती पेरवन, पाती पेरवन के तहत जो है सभी शासकों को शामिल किया, और इसमें से आप लोगों को प्रश्न पूछते हैं, इसमें से आप लोगों को प्रश्न पूछते हैं कि पाती पेरवन के तहत कौन कौन शामिल हुए थे। तो देखो हसन खां मेवाती, ठीक है, महमूद लोधी, मारवाड़ का राव गांगा, और राव गांगा ने सेना भेजी थी मालदेव के नेतृत्व में, बीकानेर का राव जैतसी और कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज कछवा, ईडर का भारमल, रायसेन का सलेदी तंवर। ये सलेदी तंवर बाद में जो है बाबर की सेना में जाकर मिल लेता है। तो कई जगह जब इस युद्ध के हार के कारण देखते हैं तो ये बताया जाता है कि सलेदी तंवर जैसे, और यहाँ पे खानजादा भी आएगा, तो इन्होंने जो है गद्दारी की, तो इसकी वजह से, जबकि ये जाकर उस समय मिला है उनकी सेना में जब राणा सांगा युद्ध भूमि से बाहर जा चुके थे, तो ये वैलिड कारण इसका नहीं है। सिरोही का अखेराज, चंदेरी का मैदिनी राय, सलूम्बर का रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, जगनेर का अशोक परमार, ये सारे के सारे पाती पेरवन के तहत अपनी अपनी सेना लेकर आ गए थे राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। समझ में आई बात। अब देखो बाबर ने क्या किया है, खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया, और खानवा में प्रथम प्रहार राजपूतों का भारी रहा, लेकिन बंदूकों और तोपखाने के आगे राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। ठीक है, पहला प्रहार तो बहुत तगड़ा किया है, क्या भाई साहब। फिर बाद में क्या है कि इनकी जो बाबर की जो रणनीति काम में आने लगी धीरे धीरे, तो फिर राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। राणा सांगा एक समय जो है घायल हो जाता है, आंख में आकर तीर लगता है, मूर्छित अवस्था में आ जाता है। तब सिरोही का अखेराज और आमेर का पृथ्वीराज कछवा, ये देखो सिरोही के अखेराज और आमेर के पृथ्वीराज कछवा ने सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे का ऐसे एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे का ऐसे एग्जाम में पूछा गया था कि किसने घायल जब हो गया था सांगा तो युद्ध भूमि में किसने बाहर निकाला। ऑप्शन था पृथ्वीराज वहां पे, ठीक है, अखेराज कछवा ऑप्शन नहीं था। तो दोनों में से जो भी पूछे
वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। झाला अज्जा ने क्या किया, राजकीय चिन्ह धारण किए और युद्ध लड़ता रहा, लेकिन ऐसा है कि बाद में पता चल ही जाता है कि भाई जो सेना नायक है वो घायल हो चुका है। तो एक देखो युद्ध के अंदर हार का कारण एक ये भी था, दो तो बता दी मैं, दो तीन तो बता दिया आप लोगों को। एक युद्ध की हार का कारण यह भी था कि राजपूत सेना में क्या होता था, जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, जो राजा है, वो क्या है कि अग्रिम पंक्ति में यानी कि हरावल में आके हाथी पे सवार होकर लड़ता था, ठीक है, हाथी पे या घोड़े पे किसी पे भी बैठ जाए, लेकिन अग्रिम पंक्ति में हरावल में लड़ता था। और मुगल सेना वाले क्या करते थे, ये पीछे रिजर्व में रहते थे, रिजर्व में रहते और वहां से पूरा जो है रणनीति काम में लेते, वहां से नेतृत्व करते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हार का कारण बनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो यहां तक आप लोगों ने ध्यान दे दिया। अब देखो राणा सांगा को जो है वहां से बसवा दौसा ले जाते हैं, राणा सांगा को वहां से बसवा दौसा ले जाते हैं। और जब सांगा को होश आता है तो सांगा कहता है भाई साहब क्या हुआ युद्ध का परिणाम, के भाई अपन हार गए। हार गए नहीं, सांगा नहीं हार सकता, सांगा बदला लेगा, मारूंगा मुगलों को वापस। और कंडीशन ऐसी थी नहीं कि फिर युद्ध लड़ा जाए, अब यदि युद्ध लड़ते तो फिर मेवाड़ वापस खड़ा नहीं हो पाता कभी। तो फिर सामंतों ने जो है आपसी सहमति की और मेवाड़ के मतलब भविष्य आगे बना रहे, इसके लिए राणा सांगा को विष दे दिया कालपी नामक स्थान पे। और फिर 28 जनवरी अपने 30 जनवरी 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखो राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है बसवा दौसा में, याद रखना। राणा सांगा को सामंतों ने विष कहाँ दिया, कालपी नामक स्थान पे। राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, मांडलगढ़ में। और राणा सांगा की छतरी भी कहाँ है, मांडलगढ़ के अंदर है, ठीक है, छतरी भी मांडलगढ़ के अंदर है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पूछी जाती है, इन्हें याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो राणा सांगा के बाद यदि आप शासक ध्यान रखोगे तो राणा सांगा के बाद बना है रतन सिंह। रतन सिंह शासक बनता है, ठीक है। रतन सिंह शासक बनता है, एक स्टोरी है बीच में छोटी सी, मैं बताता हूं। रतन सिंह ने क्या किया इस दरमियान, बीच में जो है जो पृथ्वीराज कछुआ है ना आमेर वाला, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था इसने, और किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। अब पृथ्वीराज कछुआ जो है उसका विवाह फिर अपने जो है बूंदी हाड़ौती के अंदर तय करते हैं, और विवाह वहां पे वही सगाई करके और विवाह करते भी है। सूरजमल नाम का व्यक्ति था शायद वो जिससे सगाई की, ठीक है। फिर जो है ये राजकुमारी जिससे विवाह किया था उसने भी लोक लाज के कारण बताया नहीं कि भाई मेरी शादी तो हो चुकी है पहले ही, और रतन सिंह ने भी यहाँ पे जो है किसी को कहा नहीं, और फिर उसकी शादी वहां हुई। फिर कभी रतन सिंह जो है किसी काम से जब हाड़ौती जाते हैं तो एक अहेरिया उत्सव होता है, वहां अहेरिया उत्सव में इनके बीच में संघर्ष होता है और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। तो रतन सिंह बीच में, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम में ये पूछते हैं कि राणा सांगा के बाद में शासक कौन बना, तो रतन सिंह बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर आपके आएगा मुख्य जो आप लोगों को पढ़ना है वो राणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी सांगा के पुत्र, ठीक है, उदय सिंह भी है। देखो राणा सांगा और रानी कर्मावती के पुत्र थे ये, लेकिन ये इतने योग्य नहीं थे, ये इतने योग्य नहीं थे। तो ये भी ध्यान रखना, इनको जो है रणथंबोर का दौर और जागीर वगैरह दी थी चलाने के लिए। इनके समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। अब बहादुर शाह ने पहला आक्रमण तो किया है वो 1533 में किया है, 1533 में किया है। तब रानी कर्मावती ने क्या किया कि रणथंबोर का दुर्ग और कुछ जो है भेंट वगैरह देकर समझा बुझा के वापस भेज दिया, लेकिन इसने फिर वापस किया 34-35 में वापस आक्रमण किया है ना। और इस दरमियान जो है जब यह आक्रमण होता है तो कर्मावती एक पदम शाह नामक व्यक्ति के साथ में हुमायूं के पास में राखी भेजती है सहायता के लिए, क्या भाई हमें सहायता की जरूरत है तो आप जो है चित्तौड़ की रक्षा के लिए सहायता करें। लेकिन हुमायूं इतना दूरदर्शी था नहीं, समय पे सहायता करने आया नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पदम शाह के साथ में भेजी है, ठीक है। आक्रमण के समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बाघ सिंह कर रहा था, देवलिया के थे, ये कहां के थे, देवलिया के बाघ सिंह, देवलिया के बाघ सिंह कर रहे थे। इसी समय मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ है, ठीक है, ये मेवाड़ का दूसरा शाखा है। फिर देखो 1536 में यहां पे ये ध्यान रखना, देखो इसी के अंदर एक चीज और बताता हूं कि कर्मावती के नेतृत्व में तो हुआ है जौहर और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ है, लेकिन विक्रमादित्य और उदय सिंह कहां थे ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन्हें भेज दिया था बूंदी, ननियाल। इन्हें कहा हडी रानी थी कर्मावती तो इन्हें बूंदी भेज दिया था, ननियाल, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। 1536 में क्या होता है, ये बनवीर
बनवीर जो होता है अनौरस पुत्र होता है किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया का। पृथ्वीराज सिसोदिया, सारी चीजें समझना भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको उसी क्रम में लेकर चल रहा हूं। पृथ्वीराज सिसोदिया और इसकी दासी थी एक पुतल दे, दासी पुतल दे, तो इसीलिए इसको अनौरस पुत्र कहा जाता है या दासी पुत्र कहते हैं बनवीर। ये बनवीर क्या करता है? इस दरमियान शासक बनता है। 1536 में बनवीर क्या करता है? विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब उदय सिंह की दायमा पन्ना दाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देती है और उदय सिंह को जो है कीरत बारी जो दोनों पत्तले उठाता है दुर्ग की, उसकी मदद से कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास में भेज देती है। आशा देवपुरा के पास में भेज देती है। वहां पे जो है आशा देवपुरा उदय सिंह को अपना भतीजा बताते हैं और वहीं पे लालन पालन होता है। बाद में जब उदय सिंह जो है तकरीबन 15 साल के हो जाते हैं, तब उदय सिंह को जो है अखेराज, सोनग्रा और ये सब जो है बड़ा शासक स्वीकार करते हैं और बाद में इसकी गवाही भी दिलवाते हैं। किससे? पन्ना दाय से और आशा देवपुरा से कि यही उदय सिंह है। ऐसी घटना हुई थी। ठीक है, 1537 की बात है कि ये उदय सिंह को जो है शासक बनाया जाता है। ठीक, तो ये उदय सिंह को बचाया, ये भी ध्यान रखना। देखो, राणा सांगा और कर्मावती के पुत्र थे। अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह भी उदय सिंह से किया है। इन्हीं जयवंता बाई से बाद में जो है महाराणा प्रताप का जन्म होता है। 1540 में इन्होंने मावली का युद्ध लड़ा है बनवीर से। बनवीर से मावली का युद्ध लड़ा है और मावली के युद्ध में जो है बनवीर को पराजित किया। 1537 में इन्हें भाई स्वीकार कर लिया था राजा सबने, तो 1540 में इन्होंने मावली के युद्ध में बनवीर को हराया है। ये भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मावली के युद्ध में बनवीर को हराया। 1544 में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस समय कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उदय सिंह युद्ध का सामना कर सके। तो उदय सिंह क्या करते हैं, कुछ किलोमीटर आगे जाके शेरशाह सूरी को चाबियां सौंप देते दुर्ग की। क्या दुर्ग की चाबियां सौंपना, उन्हें युद्ध नहीं करना है, आप कहोगे जैसे कर लेंगे। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह जैसा कमजोर शासक नहीं हुआ होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने कुछ अलग ही होते। ये भी कहा जाता है इनके बारे में। एक हरमाड़ा का युद्ध हुआ है। अब देखो, हरमाड़ा का युद्ध क्यों हुआ? ये 1557 में होता है। वैसे हरमाड़ा का युद्ध 1557 होता किसके बीच है? हाजी खान और मालदेव की संयुक्त सेना होती है। होता किस लिए है? एक रंग राय नाम की पातर के कारण। पातर समझते हो? हाजी खान की एक पातर थी, पातर रंग राय। पातर रंग राय यानी कि एक वेश्या थी एक तरीके से, है ना। इसकी वो क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या शब्द आता है बताओ? ये दासियां वगैरह होती थी ना, इनके लिए क्या शब्द आता है पातर के अलावा? अरे ये बोलते हैं ना, खवासन बोलते हैं क्या? आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, पासवान। हाँ, क्या बोलते हैं? मेरे भी रोहित शर्मा वाला असर हो गया थोड़ा सा। वो बोलते हैं, वो करने के लिए वो कर लेना, ऐसे वो रोहित शर्मा वाला असर हो गया। ठीक है, तो पासवान थी ये। तो रंग राय नाम की जो है पातर, इसके कारण युद्ध लड़ा। उदय सिंह कहता है पातर मुझे दो। हाजी खां के हाँ भाई साहब गलत बात है, खोटी बात है, ऐसे नहीं। तो फिर इस चक्कर में युद्ध हुआ, हरमाड़ा का युद्ध। ठीक है, और उदय सिंह बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पराजित हुए हैं। 1567-68 में देखो अकबर का आक्रमण होता है। अकबर का आक्रमण होता है यहाँ, और इस समय दुर्ग की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? जयमल और पत्ता को। किसको सौंपी जाती है? जयमल और पत्ता को सौंपी जाती है। और उदय सिंह चले जाते हैं जंगलों में। उदय सिंह कहां चले जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं। यहाँ पे भी फिर जो है ये देखो आप लोगों की तीसरा शाखा होता है। तीसरा शाखा यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अकबर की सेना आई, अकबर की सेना घेरा डालकर रहती है लेकिन कोई असर नहीं होता, तो अकबर क्या करता है? एक मोहर मगरी बनाता है। नई चीज है, ध्यान रखना, इस युद्ध से रिलेटेड ही है। क्या होता है? मोहर मगरी। मोहर मगरी क्या है? मतलब किले के सामने एक टीला बनाता है। किले के सामने एक टीला बनाता है जिसके ऊपर तोप रख के और हमला किया जाएगा किले की दीवार को तोड़ने के लिए। मोहर मगरी नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तगारी मिट्टी के लिए एक मोहर दी थी उस समय इसने, इसलिए इसे मोहर मगरी कहते हैं। लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ था किले की दीवार पे। फिर इन्होंने क्या किया? 2 सुरंगें बनाई किले की दीवार के पास में, 2 सुरंगें बनाई और 2 सुरंगें उनको बारूद से भरा और उड़ाया। तब किले की दीवार जो है पूरी टूटी नहीं थी, क्षतिग्रस्त हो गई।
अब ये क्या कर रहे थे, जयमल और इसकी रिपेयरिंग करवा रहे थे, मरम्मत करवा रहे थे। इसी समय अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई और आने वाले समय में प्रार्थना करना भगवान से कि संग्राम नामक बंदूक से जो गोली चली उस गोली का नाम नहीं पूछे बस, क्योंकि एग्जामिनर को भरोसा नहीं है। हाँ, संग्राम नामक बंदूक तो पूछ चुक गया है ना, तो बस ये दुआ करना कि गोली का नाम नहीं पूछे, क्योंकि गोली का नाम मुझे नहीं पता और गोली का नाम इतिहास में लिखा नहीं है। एग्जामिनर के भरोसे नहीं है भाई। चल, एग्जामिनर आजकल क्यों भी पूछ सके, 2-4 प्रश्न नया बनाने के चक्कर में क्यों भी पूछ सके, यूं पूछ सके कि बताओ अकबर के कौन से हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी, लेफ्ट में या राइट में, कौन सी अंगुली से जो है ट्रिगर दबाया, कि भरोसा नहीं है एग्जामिनर। नया प्रश्न बनाने के लिए भाई साहब कुछ भी जो है ढूंढ ढांड के दे देते हैं। मैंने देखे हैं कई सारे ऐसे उटपटांग प्रश्न जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता, फिर भी जो है नया नया बनाने के चक्कर में, पता नहीं इनको क्या कोई एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे लेने के चक्कर में बनाते हैं ये एग्जामिनर। कोई ठा ठिकाना ही नहीं है भाई साहब आजकल, ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं। पॉलिटी का पेपर दे दिया, पूरी किताब ही दे दी गलती से, चलो भाई करो, और फिर मिले कितने, सिर्फ 6 कैंडिडेट मिले। बताइए, लानत है। ऐसा पेपर बनाने के क्या मतलब, आप मतलब सिलेक्शन के लिए पेपर बना रहे हैं, रिजेक्शन के लिए पेपर बना रहे हैं, पता ही नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई दया धर्म नहीं है भाई साहब, पढ़ो डंगू ये वास्ते कहूं, ठीक है। हाँ, गोली का नाम पूछ रहे तो आप मान के चलना कि हाँ गौरव सर के पढ़ाई में से बाहर गया है, ठीक है। प्रश्न, हाँ, संग्राम नामक बंदूक याद रखना। 28 फरवरी 1572 को जो है होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है किसकी, उदय सिंह की। और यहीं पे फिर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। यहीं पे जो है उत्तराधिकारी घोषित कर लेते हैं। विधिवत राज्याभिषेक इनका किया जाता है कुंभलगढ़ में, ठीक है। विधिवत राज्याभिषेक कहां किया जाता है, कुंभलगढ़ में। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। चलिए, अब महाराणा प्रताप पढ़ते हैं और महाराणा प्रताप से रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न भी बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है। हाँ, क्या हल्के में ले रहे थे आरपीएससी को, आरपीएससी ने सोचा बच्चों को उनकी औकात दिखाएं। अरे बच्चों ने जब औकात दिखाने पे बच्चे आ गए ना, तो फिर ये संस्थाएं कहीं नजर नहीं आएगी। और क्या औकात दिखानी है, क्या उन बच्चों, क्या राजस्थान के बच्चों में इतनी योग्यता नहीं है कि 126 सीटों के लिए 126 कैंडिडेट मिल सके। अरे पेपर बनाने वाले जो है अफीम खा के पेपर बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों की औकात की बात करने की भाई साहब बात नहीं है। आप खुद भी विद्यार्थी हैं और आप खुद भी यदि ऐसी बात करते हैं तो यानी कि आप विद्यार्थी है ही नहीं, या आप लोग आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की। और जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की है और ऐसा पेपर, भाई साहब खुदा खैर करे, बाकी आपको ऐसा पेपर नहीं देना पड़े, यही आप दुआ करो, क्योंकि ये कोई पेपर लेने के तरीके नहीं है, सीधी बात यह है, ठीक है। मैंने पॉलिटी पढ़ाई नहीं और मेरे को वैसे पॉलिटी से इतना कोई लेना देना होता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है आप मतलब यूं खुद को अच्छा बताने के लिए ऐसा कमेंट कर दें कि हाँ आरपीएससी ने बच्चों को औकात दी। क्या औकात दिखाई बच्चों को आरपीएससी ने? आरपीएससी को खुद ही नहीं पता कि पेपर कैसे बनाना है, भांग खा के जो है पेपर बनाया। और फिर बच्चे जब औकात दिखाने पे आ गए तब फिर कहां जाएगी संस्थाएं, बताइए। तो गलत बात नहीं करनी बेटा कभी भी, है ना। जो भुगत भोगी हुए हैं उस पॉलिटी के एग्जाम में, उन बच्चों से पूछो, उन्होंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूछना कभी उनसे। घर बेटा कमेंट करना आसान है बेटा, पेपर दे रहा है ना, बड़े ध्यान है कि पेपर नहीं बुकलेट थी पूरी, गलत बात। राणा प्रताप का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। टाबरो सीख जे और थोड़ा नादान बालक। जन्म कब हुआ है, 1540। कब हुआ है, 1540 में जन्म हुआ है। कहां हुआ है, कुंभलगढ़ के अंदर। कहां हुआ है, कुंभलगढ़ के अंदर। और कुंभलगढ़ में भी एक बादल महल है। कहां है, बादल महल के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ है, बादल महल में, ठीक है, ध्यान रखना। मृत्यु कब होती है, 1597। मृत्यु कब होती है, 1597। पिता कौन थे, उदय सिंह। पिता कौन थे, उदय सिंह। माता जयवंता बाई, अखेराज सोनगरा की पुत्री। राज्याभिषेक 1572 गोगुंदा में। कहा, गोगुंदा में, होली के दिन। होली के दिन। समकालीन मुगल शासक अकबर, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इनके याद रखो, जगमाल,
जो जगमाल के बारे में देखो स्टोरी सुनो। जगमाल जो है धीरबाई जी के पुत्र थे, है ना, भटियाणी रानी धीरबाई जी के पुत्र थे, जो उदय सिंह की प्रिय रानी थी। तो उदय सिंह के प्रिय रानी होने मतलब इन्होंने जो है धीरबाई जी ने कहा कि आपको जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना है, और उदय सिंह ने बना भी दिया। योग्य कौन? महाराणा प्रताप। ठीक है, बड़े कौन? महाराणा प्रताप। योग्य भी महाराणा प्रताप। अब यहाँ 1572 में उदय सिंह की मृत्यु होने पर जो सामंत जितने उन्होंने महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बना दिया, और जगमाल को हटाकर फिर महाराणा प्रताप को वहां पे शासक बना दिया। जगमाल नाराज होकर चला गया कहां? अकबर के पास। अकबर के पास जाता है जब जगमाल को जहाजपुरा और आंधी की जागीर दी गई, और सिरोही का भी आधा राज्य दिया गया। अब सिरोही का आधा राज्य दिया जो देवरा सुल्तान के पास था। देवरा सुल्तान इससे नाराज हो गया, तो दत्तानी का युद्ध किया जगमाल से, और दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा गया। तो जगमाल वाली स्टोरी मैंने बीच में आप लोगों को बता दी है। ये जागीर वगैरह पूछी जाती है। शक्ति सिंह भी एक बार नाराज होकर जो है महाराणा प्रताप की शरण में चले गए, अपने अकबर की शरण में चले गए थे, जो बाद में जब महाराणा प्रताप संकट में आए तो अपना घोड़ा देकर इनकी मदद की थी। ठीक है, शक्ति सिंह, जगमाल, शक्ति सिंह, ये तो मुख्य है ही। ठीक है, जगमाल, शक्ति सिंह, कान्हा, ये नहीं पूछते, बाकी जगमाल और शक्ति सिंह ध्यान रखो। पत्नी बताइए, अजब दे, पत्नी, महाराणा प्रताप की पत्नी। ठीक है, हाँ, अब ध्यान दो आप यहां पे, पत्नी अजब दे, हीर कंवर, ठीक है, फूल कंवर, 17-18 पुत्र थे शायद इनके, लेकिन आप एक याद रखो, अमर सिंह, जो आगे शासक बने हैं। ठीक है, क्या याद रखो? ठीक है, घोड़ा सभी को याद है, चेतक। हाथी, राम प्रसाद, हाथी, राम प्रसाद। प्रमुख युद्ध में हल्दी घाटी सबसे मुख्य, और दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध सेनापति वैसे अमर सिंह थे। सेनापति कौन थे? अमर सिंह थे। प्रताप की उपाधियां, प्रताप की उपाधियां, इन्हें जो है बचपन में तो कीका कहा गया। जो भील सैनिक थे वो इन्हें कीका के नाम से बुलाते थे। इन्हें गुहिलोत राणा कहा गया। गुहिलोत राणा, महाराणा गुहिलोत राणा, अकबर गुहिलोत राणा कहते थे। ठीक है, अकबर गुहिलोत राणा के नाम से कीका बचपन में कहा जाता था। मेवाड़ केसरी इन्हें कहा गया, मेवाड़ केसरी। हिंदुआ सूरज इन्हें कहा जाता था, हिंदुआ सूरज आदि। ठीक है, याद रखना। छतरी इनकी कहां है? छतरी है बांडोली में, छतरी बांडोली में है, और 8 खंबिया, कितनी? 8 खंबा। ठीक है, यह भी पूछे कि बांध कौन सा, तो केजड़ बांध के किनारे, केजड़ बांध के किनारे। एक चेतक की छतरी भी पूछते हैं, चेतक की छतरी, ये है आप लोगों के, कहां है? बलीचा राजसमंद, बलीचा राजसमंद। ठीक है, तो ये जानकारी जो आप लोगों को सीधी डायरेक्ट याद करनी है। अब आगे जब अपन जो है हल्दी घाटी का युद्ध बढ़ेंगे, चलिए फटाफट से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब महाराणा प्रताप जैसे ही शासक बनते हैं, अकबर चाहता है कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले। तो गुजरात गया हुआ था, जैसे कि पहले तो भेजा देखो जलाल खां को। यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको क्रम पूछा जाता है, वो है जेएमबीटी या फिर जमा बाटो। ट्रिक जमा बाटो के नाम से भी याद रख सकते हो। एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछते हैं कि क्रम पूछते हैं। तो देखो, पहले तो नाम याद कर लो, फिर मैं स्टोरी बताऊंगा। जलाल खां कोरची, क्रम में जलाल खां कोरची, जे से, ठीक है, एम से मान सिंह, स्टोरी इन्हीं की है बस। एम से मान सिंह कछुआ, ठीक है ना, मान सिंह कछुआ। बी से भगवान दास या भगवंत दास, और टो से टोडरमल। अब देखो, सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा 1572 में, बाकी सारे 1573 में, 73, 73, 73। देखो, सबसे पहले जलाल खां को भेजा, तो
इन्होंने महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो अकबर ने सोचा कि शायद मैंने मुस्लिम सेनापति को भेजा है और वो राजपूत है, क्षत्रिय है, तो हो सकता है कि इस कारण मना किया हो। तो गुजरात अभियान पे गया हुआ था मान सिंह। तो मान सिंह को कहा कि भाई गुजरात से आते हुए अकबर से, आप राजपूत हैं तो आपस में बात करके और महाराणा प्रताप से बात करके और उन्हें कहना कि भाई अधीनता स्वीकार कर ले, हम भी जो है लड़े झगड़े नहीं चाहते, तो आप अधीनता स्वीकार करें। मान सिंह क्या ठीक है, मैं बात कर लूं, मना दूं, एडो के कौन। मान सिंह जैसे ही पहुंचता है मेवाड़, तो महाराणा प्रताप इनसे मिलते ही नहीं। देखो अलग अलग स्रोत अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने ये बताया है, ठीक है। बाकी सारे कई सारे इतिहासकार कहते हैं ये जो स्टोरी जो मैं बताने वाला हूं कि ये ऐसा नहीं हुआ था, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है ऐसा हुआ था। तो महाराणा प्रताप जो है मिलते ही नहीं है इनसे। और मिलते कौन है? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी थोड़े गुस्से के तेज, थोड़े व्यंग्यात्मक भाषा वगैरह ऐसे है ना। तो वो जैसे ही मान सिंह कछवा से मिलते हैं तो मान सिंह कहते हैं कि भाई पापा का अमसा कह के पापा तो बीमार है, मिल कौन सके। तो क्या अच्छा, तो मान सिंह कछवा जो है वो समझ जाता है कि भाई हमने मुगलों से वैवाहिक संबंध किए हैं, इसलिए महाराणा प्रताप हमसे मिलना नहीं चाह रहा, ये तो भाई बेइज्जती है ना। और उदय सागर की पाल पे मुलाकात होती है, ये कहा जाता है। बाद में ये भी इतिहासकार लिखते हैं कि जहां पे मान सिंह मतलब मान सिंह को खाना खिलाया, मान सिंह जहां पे रुका वगैरह, तो उसको जो है बाद में गंगा जल से धुलवाया था, मतलब पानी से पूरा धुलवाया था। ये भी जो बताते हैं कि ये भी बाद में मान सिंह को पता चला था। ऐसी बातें इतिहास में बताई गई। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मान सिंह कहता है कि अच्छा आपके पिताजी की तबीयत सही नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी हम आएंगे आपके पिताजी की तबीयत ठीक करने, यानी व्यंग्य कसा है कि युद्ध करने के लिए आएंगे। अमर सिंह जी समझ गए, अमर सिंह जी को पता है कि भाई साहब आदमी क्या कह रही है। तो अमर सिंह कहते हैं इन्हें कि ठीक है आप भी आइएगा और अपने फूफा जी को भी लेकर आना, क्या फूफू शाह ने भी लेना जो है ना। तो यानी कि युद्ध करने आओ तो आप भी आना, अकबर को भी लेके आना, हम भी बता देंगे कि भाई मेवाड़ क्या चीज है। तो इस तरीके से मान सिंह जाता है फिर अकबर के पास, और अकबर के पास जाकर मान सिंह कहता है कि जब भी मेवाड़ पे आक्रमण करने की बारी आएगी तो भाई साहब नेतृत्व मैं करूंगा, मैं वहां पे जो है खारा घूंट पी के आया हूं। यहाँ पे अकबर के हाँ ठीक है देखी जाए। अकबर दिमाग लगाता है कि इनसे भी नहीं माना तो भाई महाराणा प्रताप किससे मानेगा। तो फिर सोचता है कि शायद मैंने गलती की, मैंने बेटे को भेजा जबकि बाप भी मेरी सेना में है, तो इसलिए शायद नहीं प्रताप मिला है और प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं किया। भगवंत दास को कहते हैं कि आप जाइए, ठीक है आप जाइए और आप जो है मना कराइए। भगवंत दास जाते हैं, भगवंत दास से भी नहीं माने। बाद में टोडरमल, राजा टोडरमल जिन्हें कहा जाता है, राजस्व का बहुत अच्छा जो है उन्हें ज्ञान था, टोडरमल भी जाते हैं, किसी से नहीं माने। अंत में जो है भाई क्या चीज है, इन सब से नहीं माने, ये शिष्टमंडल इन्होंने भेजे, नहीं माने तो युद्ध ही होगा, जो 1576 में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अकबर ने ये प्रयास किए थे संधि हेतु। अब आ गई है भाई साहब घड़ी युद्ध की, हल्दी घाटी के युद्ध की घड़ी आ गई है। सबसे पहले डेट याद रखो 18 जून 1576। 18 जून 1576 है, लेकिन 21 जून भी पढ़ने में आएगी। और आपको तिथि पूछ ले तो आषाढ़ बदी सप्तमी विक्रम संवत 1633। आने वाले समय में एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि 1576 जो है वो सभी को याद है, आप 1633 विक्रम संवत ये भी याद रखो। सिर्फ गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आपको 21 जून 1576 याद रखना है। गोपीनाथ शर्मा भी वैसे सही है। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि तंग रास्तों से सेना गई थी, जो है निकले यहां से, जब 18 जून को पहुंचते पहुंचते जो है समय हो गया, जो है युद्ध जो मैन हुआ है रक्त तलाई का, वो है अपने 21 जून को हुआ, ऐसा कहते हैं। जबकि मैन डेट आपको यही ध्यान रखनी है। ठीक है, युद्ध अकबर और प्रताप की सेना के मध्य लड़ा गया, लेकिन अकबर की सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह। और प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हाकिम खां सूरी। यानी कि देखो, मुस्लिम सेना का सेनापति हिंदू है और हिंदू सेना का सेनापति मुस्लिम है, तो एक सांप्रदायिक एकता और सद्भाव का भी उदाहरण पेश हुआ है। महाराणा प्रताप की हरावल का सेनापति कौन था? हाकिम खां सूरी था। और अकबर की सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह और आसफ खां भी था साथ में। अब मैं सेना की स्थिति भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि स्थिति से प्रश्न पूछते हैं। यहां पे देखो युद्ध के उपनाम ये बहुत पूछे जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदायूनी ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बंदायूनी ने कहा है। खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। और अन्य नाम के अंदर इसे हाथियों का युद्ध
बनास का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। अब देखो कंफ्यूजन कहां होगा, एक तो ज्यादा पूछे जाने वाले में अबुल फजल वाला और गोगुंदा का। तो देखो गोगुंदा ऐसे लिखा है ना, गोगुंदा जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं गोगुंदा, और यहाँ पे मैंने बंदायूनी जान करके ये बिंदी लगा के लिखा है कि बंदायूनी। इस बिंदी से ही आप लोगों को पकड़ना है कि गोगुंदा पूछेंगे या ये पूछेंगे, बंदायूनी ऐसे याद रखना है। और खमनौर के अंदर देखो ख में कोई मात्रा नहीं है और अबुल फजल के अ में भी कोई मात्रा नहीं है, तो ये खमनौर में अबुल फजल इसी तरीके से याद रखना है, बाकी नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये दो इस तरीके से याद रख लेना, बाकी सारा का सारा आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको सेना की स्थिति बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में। देखिए बेटा, अब ये है आपके महाराणा प्रताप की सेना की स्थिति। अब महाराणा प्रताप का मुंह किस तरफ है, आप लोगों की तरफ है, यानी कि मेरा जिस तरफ मुंह है उसी तरफ महाराणा प्रताप का, यानी महाराणा प्रताप का दाया कौन सा हुआ भाग, ये हुआ है ना, और बाया भाग कौन सा हुआ है, ये हुआ। तो ऐसे याद रखना। अब मैं उल्टा घूम जाऊंगा तो मेरा दाया बाया बदलेगा, लेकिन महाराणा प्रताप का नहीं बदलेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है दाएं पार्श्व में कौन थे, बाएं पार्श्व में कौन थे, हरावल में कौन और चंद्रावल में कौन, और ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये ऐसे ही पूछा जाता है। हरावल यानी युद्ध की अग्रिम पंक्ति होती है और चंद्रावल यानी कि अंतिम दस्ता। ठीक है, अब देखो महाराणा प्रताप के हरावल को अच्छी तरीके से याद रखो। हाकिम का सूरी तो नेतृत्व कर रहा था हरावल का, इसके अलावा रावत सांगा, किशनदास, भीम सिंह और रामदास राठौड़ ये सब हरावल में शामिल थे। चंद्रावल में कौन थे, चंद्रावल का नेतृत्व राणा पुंजा कर रहा था, भील सेनापति मेरपुर का रहने वाला राणा पुंजा कर रहा था। इनका साथ दिया मेहता रतनचंद, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ जैसाचारण और कृष्णदास चुंडावत, इन सब ने जो है चंद्रावल में साथ दिया है। दाएं पार्श्व में हर बार मैंने पढ़ाया है कि राम सिंह और इनके 3 पुत्र शालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। इस बार प्रश्न यहीं से पूछा गया, इस बार प्रश्न यहीं से चतुश्रेणी कर्मचारी एग्जाम में हल्दीघाटी युद्ध से 2-3 बार प्रश्न पूछा है इनकी स्थिति को लेकर। कहीं पे शालीवान दिया, कहीं पे जो है राम सिंह दिया, कहीं पे मान सिंह सोनगरा दिया है, ऐसे घुमा फिरा के देने की कोशिश की है। लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जामिनर की कमजोर नस के यहां से प्रश्न कैसे बनाएंगे। यहां से देखो राम सिंह ग्वालियर के, ठीक है, ये कहां के थे, ग्वालियर के थे। इनके 3 पुत्र याद रखना, शालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। प्रताप सिंह भी नाम है, ध्यान रखना। बामाशाह, ताराचंद और अनूप सिंह, ये सारे के सारे दाएं पार्श्व में थे। बाएं पार्श्व में या वाम पार्श्व में कौन थे, जाला मन्ना, ठीक है, जाला विदा भी यहीं पे थे, और मान सिंह सोनगरा। एग्जामिनर ने क्या चालाकी की कि निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की सेना में शामिल नहीं थे। एक ऑप्शन दिया मान सिंह और एक ऑप्शन दिया शालीवान। अब जिसने शालीवान पे ध्यान नहीं दिया मान लीजिए, है ना, या फिर जिसने मान सिंह सोनगरा इस पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या करते हैं बच्चे, सीधा देखते ही उनको ध्यान है कि मान सिंह जो है महाराणा प्रताप के सामने अकबर की तरफ से लड़ा था, लेकिन वो मान सिंह कछुआ था। अब इन्होंने पीछे सरनेम दिया नहीं और डायरेक्ट दे दिया, तो बच्चे क्या करके पता है जैसे हा क्या इतना सरल प्रश्न, ऐसा करते हैं। बच्चों की फीलिंग्स यही होती है। जैसे ही आया कि महाराणा प्रताप की सेना में कौन नहीं शामिल नहीं था, कि हाँ मजा आ गया कि भाई साहब ये क्या अपने करना, और इसी चक्कर में गलत करके आते हैं। ठीक है, इसी चक्कर में गलत करके आते। ध्यान रखो मान सिंह सोनगरा महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था और मान सिंह कछुआ शामिल नहीं था। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। और ये अब देखो, ये मैंने 1.5-2 साल पहले भी पढ़ाए थे, अब यहां से प्रश्न बनने लगे। अब ये पहले भी स्थिति बताई है, अब यहां से इनसे प्रश्न बना है। इस बार हरावल और चंद्रावल से तो बनते आए हैं, इस बार दाएं पार्श्व को उठाया, अगली बार वाम पार्श्व को भी उठाएंगे। ठीक है, इस स्थिति का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये आपको ऐसे की ऐसे जो है स्थिति का डायग्राम अपनी पुस्तक वन लाइनर के अंदर भी दिया गया है। ठीक है, देखिए अब ये तो बताया मैंने आपको, लेकिन मैंने मान सिंह की स्थिति भी बताई है ताकि आपको जो है और भी ऑप्शन ध्यान में रहे। ठीक है, माधो सिंह कछुआ वगैरह ऐसे भी देते हैं, जगन्नाथ वगैरह ऑप्शन, क्योंकि जगन्नाथ नाम के भी 2 आदमी हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ जगन्नाथ कछुआ है और इधर भी देखो जगन्नाथ, अभी मैंने कहा पढ़ाया है ना, इधर भी मैंने आप लोगों को जगन्नाथ बताया, लास्ट स्लाइड में बताया था शायद, कि इसमें नहीं बताया, ये रहा यहां। ठीक है, यहाँ पे भी जगन्नाथ है और मान सिंह के इसमें भी देखो जगन्नाथ कछुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक जैसे नाम होंगे ना वहां विशेष ध्यान देना है। अब देखो मान सिंह की स्थिति, मान सिंह के चंद्रावल यानी कि पीछे साइड कौन था, माधो सिंह कछुआ, ये आरक्षित सेना का सेनापति था। मेहतर खां था, इसने बाद में अफवाह फैलाई थी कि अकबर स्वयं लड़ने आ गया है, बाद में बताऊंगा हल्दीघाटी के अभी आगे युद्ध में।
फिर इसके हरावल में देखो कौन था, सैयद हासिम बरहा, ये भी ऑप्शन में शामिल था, जगन्नाथ कछवा और आशफ खान। ठीक है, मध्य भाग में कौन था, मध्य भाग में मान सिंह स्वयं था, इसके अलावा सिहाबुद्दीन, अली मुराद उजबेक और ख्वाजा मोहम्मद रबी बदख्शी थे। दाएं पार्श्व में सैयद अहमद खां था और वाम पार्श्व में गाजी खां बदख्शी और लूणकरण था। तो इस तरीके से सेना की स्थिति भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इनकी सेना की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो मान सिंह की भी बताइए और महाराणा प्रताप की भी सेना की स्थिति बताइए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रताप की सेना का जो सैनिक केंद्र था वो गोगुंदा में था और मान सिंह की सेना का सैनिक केंद्र मांडलगढ़ था। तो मान सिंह में तो आप मां से ध्यान रखो, मां से मान सिंह और मां से मांडलगढ़। ठीक है, और गोगुंदा आपको महाराणा प्रताप में वैसे ही याद रहेगा क्योंकि राज्याभिषेक भी कहां हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। प्रताप का युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव कहां रहा, लौसिंग गांव में रहा, कि जो खुद भी सिंह के समान है। महाराणा प्रताप खुद भी सिंह के समान है, जो लोहा लेने की ताकत रखता है, तो उसी गांव में पड़ाव डाला है, लौसिंग गांव में, है ना। और मान सिंह का युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव कहां था, मौलेला के अंदर था। कहा था, मौलेला। ठीक है, मौलेला जो है मिट्टी की कला के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी के कलाकार है, आपको पता ही है। तो ये ध्यान रखो, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रमुख हाथी, प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, लूना, खंडेराव और चक्रवात। अकबर के हाथी थे गजराज, गजमुक्त, रणमदार और हवाई और मर्दाना। देखो इस युद्ध को, जो हल्दीघाटी का युद्ध है, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इन हाथियों की भी लड़ाई हुई थी। एक अकेले राम प्रसाद, देखो अकबर की दो इच्छाएं थी, एक तो महाराणा प्रताप को अधीन लाना और एक राम प्रसाद को अधीन लाना। राम प्रसाद बहुत खतरनाक हाथी था जिसको कब्जे में लेने के लिए 7 हाथियों का घेरा बनाया था। 13 महावत काम में आए थे, तब जाकर जो है इसको कंट्रोल में लिया था। लेकिन यहाँ के जानवर भी मेवाड़ के ऐसे हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। राम प्रसाद अकबर की मतलब चंगुल में गया, इसका राम प्रसाद का नाम बदल के अकबर ने पीर प्रसाद रखा, लेकिन इसने अन्न पानी सब त्याग दिया, चारा वारा कुछ भी नहीं खाया और मृत्यु का वरण किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये यहाँ के जानवर भी जो है इतने खतरनाक हुए, महाराणा प्रताप को तो अधीन करना कहां ही संभव था। ठीक है, ये ध्यान रखना। युद्ध के बाद जो है, अब देखो युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है, जैसे ही भाई राजपूत सेना आक्रमण करती है, इधर से मुगल सेना आक्रमण करती है और राजपूतों का प्रहार बहुत भीषण होता है। पहला प्रहार हमेशा बहुत खतरनाक होता है। सेना जो है भाई 1:4 के रेशियो में थी, फिर भी जो है बहुत खतरनाक हमला करते हैं और मुगलों के पांव उखड़ने लगते हैं, मुगलों के पांव उखड़ने लगते हैं। और महाराणा प्रताप के पास जो घोड़ा था चेतक, उसका तो कहना ही क्या। चेतक को क्या करते थे, ये सूंड लगाकर रखते थे, नकली। चेतक की कद काठी भी इतनी जबरदस्त थी कि हाथी से थोड़ा ही छोटा दिखता था। तो दुश्मन सेना क्या है, भ्रमित हो जाती थी, दूर से देखते कि हाथी है, आने में समय लगेगा पास में, लेकिन चेतक की गति बिजली के समान थी, एक पलक झपकते ही आ जाता था। तो एक प्रयास महाराणा प्रताप ने ऐसा जबरदस्त किया था कि चेतक को जैसे एड़ी दी, टाप दी कि भाई सीधा मानसिंह के हाथी के पास में पहुंच गए थे, और जैसे ही टाप देते ही चेतक ने रखे हाथी के ऊपर पैर, है ना, और भाला मारा। तबियत से महाराणा प्रताप ने थोड़ा बाल बचा था अपने मान सिंह, इसका मावत तो मारा गया लेकिन मान सिंह फिर भी हौदे में छुप गया था और बाल बचा। जब चेतक वापस उतर रहा था तो युद्ध भूमि में क्या करते थे कि हाथियों के सूंड के आसपास जो है जहरीले खंजर लगाए जाते थे, ताकि जो है ये सूंड वगैरह, जैसे कोई इधर उधर जैसे हाथी टक्कर भी मारेगा तो कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। जैसे ही चेतक वापस पैर ले रहा था तो उसके पैरों में कट लगता है और जहर लग जाता है, जहर फैलने लगता है। इधर महाराणा प्रताप भी घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में जो है चेतक भी घायल, और चेतक ये देखता है कि महाराणा प्रताप मूर्छित से हो गए हैं, घायल होने लगे हैं। तो वो चेतक जो है महाराणा प्रताप को पैर कटा हुआ होने के बाद विष चढ़ता रहता है, इसके बावजूद जो है युद्ध भूमि से बाहर ले जाता है, युद्ध भूमि से बाहर ले जाता है और 27 फीट का एक नाला होता है उसको कूद जाता है, उसको कूद जाता है। इस दरमियान कुछ सैनिक जो है मुगलों के देख लेते हैं महाराणा प्रताप को पीछे जाते हुए, तो फिर बाद में जो है वो उसका महाराणा प्रताप का पीछा भी करते सैनिक, लेकिन शक्ति सिंह का खोया हुआ जो है ईमान जाग जाता है, खोया हुआ स्वामी भक्ति जाग जाती है, और वो जो है महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा फिर वहां पे दे देते हैं, उन सैनिकों को भी मारते हैं और अपना घोड़ा भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये युद्ध अनिर्णायक था क्योंकि अकबर की इच्छा थी महाराणा प्रताप को अधीन लाना। चित्तौड़ पर तो अधिकार कर लिया था इसने, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और 30,000 लोगों का नरसंहार किया, लेकिन मेवाड़ को मतलब महाराणा प्रताप को यह हरा नहीं पाया था।
ठीक है। अब देखो युद्ध के बाद प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज कहाँ करवाया, तो ध्यान रखना कोलियारी में। चेतक की मृत्यु पर शक्ति सिंह द्वारा प्रताप को घोड़ा देने का उल्लेख किसमें मिलता है, अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। प्रताप के राज चिन्ह बाद में धारण कब किसने किए थे, जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर चले गए तो राज चिन्ह धारण किए झाला बीदा, इन्हीं को झाला मान भी कहा है पनगड़िया ने, ठीक है। और हल्दी घाटी के बाद अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार कुंभलगढ़ अभियान के लिए भेजा, 1577, 1578 और 1579। कुंभलगढ़ पर मतलब कुंभलगढ़ को कभी नहीं जीता गया, कुंभलगढ़ के पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार 1578 में कुंभलगढ़ को जीता गया है, ठीक है। 1578 में एक बार कुंभलगढ़ को सिर्फ जीता गया है, तो 3 बार जो है शाहबाज खां को भेजा था, उसमें से एक बार 1578 में जीता है। 1580 में शेरपुर गांव में अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। जब अब्दुल रहीम खान खाना जो है शेरपुर के अंदर आकर रुकते हैं तो अब्दुल रहीम खान खाना को भी बंदी बना देता है और अमर सिंह क्या करता है, इनके फैमिली को भी बंदी बना के ले जाता है महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप को जब इस बात का पता चलता है तो अमर सिंह को थोड़ी सी डांट भी पड़ती है कि नहीं, ये क्षत्रियों के लक्षण नहीं है, आप अपनी लड़ाई जो है अकबर से है। मान लिया कि इनका सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना इससे भी हो सकती है लेकिन परिवार से नहीं है, तो फिर हमारे में और मुगलों में क्या अंतर रह जाएगा। तो ये फिर जो है वापस इनको कहते हैं कि भाई इनके परिवार को सकुशल वापस पहुंचाया जाए, अब्दुल रहीम खान खाना को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। 1582 में भाई साहब एक खतरनाक युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इस दिवेर के युद्ध के बाद में अपनी खोई हुई मुगल परगने थे इनको वापस से जीतना महाराणा प्रताप शुरू कर देते हैं और दिवेर के युद्ध का नेतृत्व करता है अमर सिंह। दिवेर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया है, अमर सिंह ने किया है, ठीक है। दिवेर के युद्ध का नेतृत्व अमर सिंह करते हैं। मेवाड़ का मैराथन कहलाता है ये और प्रताप के गौरव का प्रतीक कहलाता है। यहाँ पे अकबर का चाचा अंकल शेरवा सुल्तान खां था, ठीक है। अमर सिंह जाते हैं और एक भाले के वार से मतलब वो भाला शेरिमा सुल्तान को पार करता हुआ जमीन में धंस जाता है और उसको बुत बना देते हैं, यानी कि मूर्ति बना देते हैं। इतना खतरनाक वार, इतना खतरनाक क्षमता थी अमर सिंह में। ये तो अमर सिंह को इतना इतिहास में पढ़ा नहीं जाता क्योंकि इनसे पहले इतना जबरदस्त विशाल व्यक्तित्व महाराणा प्रताप का हो गया, नहीं तो अमर सिंह जैसा तो शासक हुआ ही नहीं था कोई। अमर सिंह जैसा जबरदस्त मतलब सामर्थ्य शौर्य ऐसा शासन नहीं हुआ कोई। अकबर का अंतिम अभियान, ध्यान रखना अंतिम अभियान पूछा जाता है, 1584 में जगन्नाथ कछवा को भेजा था और जगन्नाथ कछवा इस अंतिम अभियान के दौरान यही मारा गया था और मांडल के अंदर जगन्नाथ कछवा की छतरी भी है। अंतिम अभियान पूछते हैं तो ये स्क्रीनशॉट लो भैया यहां से फटाफट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो अब महाराणा प्रताप के बाद देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है, 19 जनवरी 1597। कब होती है, 19 जनवरी 1597 को चावंड में। प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाया और एक बार यह भी प्रश्न पूछा कि प्रताप की राजधानी चावंड कितने समय रही। प्रताप की राजधानी चावंड कितने समय रही है, तो 12 वर्ष तो प्रताप की राजधानी रही। कैसे कि देखो 1585 से प्रताप की मृत्यु कब हुई, 1597, ठीक है। तो 12 वर्ष तो रही है प्रताप की राजधानी और टोटल कुल मिला के 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही है चावंड। चावंड जो है इनकी संकटकालीन मतलब राजधानी कहलाई है, ठीक है, आपातकालीन राजधानी। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कौन सी है, चावंड है। इससे पहले आप लोगों को पता है सबसे पहले कौन सी थी, नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़, फिर नाग की आंच से ऊंचे उठो, इस तरीके से आप लोगों को याद भी करवाई हुई है। सबसे पहले कौन सी थी, नागदा। नागदा के बाद में फिर कौन सी राजधानी बनी थी, नागदा के बाद में जैत्र सिंह ने बनाई थी, कौन सी थी, चित्तौड़, है ना, अल्लट ने बनाई थी, बापा रावल के बाद में अल्लट ने। नागदा के बाद आहड़, आहड़ के बाद में चित्तौड़, फिर बाद में उदयपुर, फिर चावंड, ठीक है। इस तरीके से याद रखनी है आप लोगों को। उदयपुर को किसने बसाया, उदय सिंह ने बसाया, उदयपुर को उदय सिंह ने। देखो हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ की अस्थायी राजधानी, ये भी याद रखना, आवरगढ़। अस्थायी के रूप में तो आवरगढ़ को याद रखना है और आपातकालीन के रूप में चावंड को याद रखना है, ठीक है। ये कुछ समय के लिए ही आवरगढ़ को बनाया गया था, ठीक है, ओके। प्रताप के दरबारी कवि भी याद रखो, चक्रपाणी मिश्र और माला साधु, ये इनके दरबारी कवि थे। चक्रपाणी मिश्र की कुछ रचनाएं हैं, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श, ये आप लोगों को पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इन्हें भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इन्हें भी याद रखना है। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो महाराणा अमर सिंह, ठीक है, महाराणा अमर सिंह। अब अमर सिंह जी के समय जो है जहांगीर ने प्रयास किए, इनके समय जहांगीर ने, जैसे अकबर ने प्रयास किए थे महाराणा प्रताप के समय, अपने JMBT से याद रखा है, यहाँ पे PMAK से याद रखेंगे। देखो सबसे पहले तो देखो महाराणा प्रताप और अजबदेव पवार के पुत्र, 54 में इनका राज्याभिषेक होता है। इनके समय जहांगीर ने मेवाड़ पर अभियान जारी रखे और जहांगीर के अभियान को याद रखोगे PMAK के नाम से। P यानी कि परवेज खां, M यानी महावत खां, अजीज कोका और खुर्रम, इन्होंने जो है जहांगीर ने ये प्रयास किए थे कि कैसे भी करके महाराणा अमर सिंह से जो है संधि कर ली जाए। लेकिन लास्ट में देखो यहाँ पे मेवाड़ मुगल संधि होती भी है इनके समय। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य ये संधि होती है। और संधि की शर्तें क्या थी, डेट पूछते हैं एक तो एक शर्तें पूछते हैं। मेवाड़ महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ये शर्त रखी अमर सिंह ने, ये शर्त रखी अमर सिंह ने। मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा, तो करण सिंह जो है बाद में करण सिंह को भेजा था 1000 सैनिक के साथ में। मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध कभी नहीं होंगे, इसके लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। मुगल सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक होंगे जो करण सिंह के नेतृत्व में भेजे थे। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, यह भी इस संधि का हिस्सा था। इस संधि से बताते हैं कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह इतने ज्यादा दुखी हो गए इस संधि से कि फिर जो है करण सिंह के नेतृत्व में, मतलब इनके लिए राजकाज छोड़ के और फिर ये यहां से जंगलों की ओर चले जाते हैं। मतलब कि राजकाज की इनकी कोई इच्छा नहीं रही, ये भी पढ़ने में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको अमर सिंह के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब अपने वैसे आगे पढ़ने हैं, करण सिंह पढ़ेंगे, महाराणा जगत सिंह पढ़ेंगे, राज सिंह पढ़ेंगे और फिर उत्तरवर्ती शासक पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मेरे पास में मैसेज भी आया है, कोई गेस्ट आए हैं बाहर से और बैठे हैं काफी समय से। तो वैसे मैं 9:30 बजे तक ये क्लास आज लेने वाला था, इसीलिए जल्दी शुरू की थी 7:30 बजे, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है उन्हें देखना होता है। तो हाँ, फिर क्या है कि बाहर से यदि कोई गेस्ट आए, रिलेटिव आए हो और अपन इसमें ही बिजी रहे तो फिर उनको ऐसा लगता है कि क्या है, क्या भाई इतना हमें भी समय देना चाहिए, तो फिर ये थोड़ा सा अपन इसको जो है कल कंप्लीट कर लेंगे। मेवाड़ का इतिहास वैसे भी 9 क्लास में कराया था, अब 3 में हो जाएगा क्योंकि राज सिंह जी को भी अपन थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। राज सिंह जी से भी सवाल बहुत पढ़ते हैं। अब फिर आगे करण सिंह पढ़ेंगे, जगत सिंह पढ़ेंगे, है ना, राज सिंह जी पढ़ेंगे और उत्तरवर्ती शासक पढ़ेंगे। तो इनको थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों से क्षमा भी मांगना चाहूंगा मैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे आ जाते हैं और ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करने चाहिए। हालांकि कमेंट मतलब कोई गाली गलौज या अपने को बुरा बोलने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि अपन ने हर विद्यार्थी का जो है हित ही किया है और आगे भी कर रहे हैं। मतलब डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि जो प्रयास ऑलरेडी किए जा रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है, उसी में और मतलब बच्चे जाते हैं कि सारी चीजें मतलब बहुत मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज आप लोगों को एप्लीकेशन पे यदि नहीं करवानी होती ना और यूट्यूब पे ऑप्शन होता तो मैं उसका भी आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लेता। लेकिन क्या है कि पूरे साल भर उसको मेंटेन करना है, तो आप लोग यदि 50-60 रुपए के अंदर भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज में ऑफर चाहिए तो फिर आप लोगों को इसे समझना चाहिए कि भैया फिर यदि मैं प्रयास नहीं करूंगा ना तो फिर बाद में कोई प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, और हाँ, विरोधियों के लिए भी है कि यदि आपको लगे कि हाँ भाई गुरुजी प्रचार करते हैं या किताबों से रॉयल्टी होती है, गुरुजी के टेस्ट सीरीज से इनकम होती है, तो भैया होती है। ठीक है, और मैं तो खुला होती है, बढ़िया तरीके से सीए मेंटेन भी करता है और बच्चों को जो है हम जितनी हमारी मतलब कमाई होती है, इनकम होती है, उसकी डबल जो है बच्चों के लिए सेवा वापस देते भी है, जो बच्चे जान रहे हैं। और ये शांति काल में इनकी उपस्थिति बता रही है कि जीजेडी ने बच्चों के दिलों पे राज किया है और हमेशा करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन का हमारा परिवार होने जा रहा है और बच्चों के विश्वास पे इतना खरा उतरे हैं कि एक भी क्लास बेची नहीं है। और ये सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म है राजस्थान के अंदर जिसने एक भी क्लास सेल नहीं की है। तो बस इस मुहिम को जारी रखना है और आप लोग ही मेरा हौसला हो, इसे ध्यान में रखना। चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।